प्रीवियस ईयर आपके सामने हम लेकर के आएंगे। प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, जिससे आपका आने वाला एग्जाम सीटेट का बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। चलिए आइए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में ये जो चौथा पार्ट है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो इसमें है पहला विकासात्मक परिवर्तन। विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है? सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं, मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं, हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर प्रक्रिया है। विकासात्मक परिवर्तन जो होता है, जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं, वो क्या होते हैं? आपका चौथा ऑप्शन जो है कि वंशानुगत कारणों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर प्रक्रिया है। कल की क्लास में भी ऐसे ही एक क्वेश्चन था कि उसमें पर्यावरण, उसमें भाषा विकास के बारे में था। तो मैंने आपको ये बताया था कि विकास किसी भी प्रकार का हो, उस पर आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का असर जरूर होगा, आपके वंशानुक्रम का और आपके पर्यावरण का प्रभाव उसके ऊपर जरूर होगा। तो आपका चौथा नंबर का ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन में आपको भरने हैं, ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें आपको भरने हैं कि कौन सा इसमें यहाँ पे होगा और कौन सा ऑप्शन वहां पे होगा। तो पहले ऑप्शन में भागना या चित्र बनाना, निचोड़ना या चलना, पकड़ना या चढ़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना या ताली बजाना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही कि भागना जो होता है वो क्या होता है? स्थूल गत्यात्मक होता है, ठीक है। और चित्र बनाना जो होता है वहां पे फिल होगा, ये चित्र बनाना आपका जो होगा वो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? पहला, एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में सम्मिलित नहीं हो सकती, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो आपका ये चौथा नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि यही बच्ची है जो मध्य बाल्यावस्था में वो क्या कर सकती है? तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। नेक्स्ट, कथन है और उसका कारण है। कथन है और उसका कारण है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं एवं मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। ये तो हो गया अभिकथन। कारण क्या है? परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। तो इसमें वही ऑप्शन होंगे आपके कि ये सही है, ये गलत है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं, आपके सामने ये है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि क्वेश्चन है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं एवं मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर 3, ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक। अब देखिए पांचवा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, ये सही है। या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है, ये सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत या कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देता है। इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो जो आपका इसका सही आंसर होगा वो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, छठे नंबर का आपका क्या हो जाएगा? तो ये कहलाती है साम्यीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? साम्यीकरण, ये इसका आंसर है। ये चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, इसलिए आपको ये कराने का हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप एक बार नजर डाल लें, आप एक बार क्वेश्चंस को देखें और उनके जवाबों को भी देखें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था एक शिक्षिका किस संरचना का उपयोग करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में सहायता करती है? इशारे व संकेतों से। क्या करती है? एक शिक्षिका किस संरचना का उपयोग करती है? तो इस मतलब आपको कोई चीज सीखना आ रहा है लेकिन उसमें आपको कोई मदद कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो पाड़ बनाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? पाड़ बनाने का काम कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। आइए फिर से एक बार आया अभिकथन। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। ठीक है भाई, कारण क्या है? बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। ये तो बड़ी गलत बात हो गई। अब देखिए, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। फिर ऐसे ये सही, ये सही, मतलब 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब आपको ये देखना है और उसके बाद आपको अपना जवाब देना है। तो एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है? नहीं करती। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। कभी भी कठोर संरचित पाठ्यक्रम नहीं होगा और कभी भी बच्चा पूर्ण नियंत्रण में नहीं सीखेगा, तानाशाही के दबाव में नहीं सीखेगा। ये समझ लीजिए बात। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तो शिक्षिका पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करती है, बच्चों की भागीदारी अगर न्यूनतम होगी तो फिर बेकार है। अब आपका नंबर 3 जो है वो सबसे सही और सटीक आंसर है कि गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलरबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? तो अमृत किस में आता है? सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि, कौन से बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है? प्रकृतिवादी में होती है या भाषाई में होती है, अंतर्वैयक्तिक में होती है या अंतःवैयक्तिक में होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अंतःवैयक्तिक में ऐसी बुद्धि पाई जाती है। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है। लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं, वह क्या दर्शाता है? ठीक है, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता या जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर स्थिरता। तो ये क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि वो कह रही कि लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं। तो ये जेंडर एक तरीके के पार्शियलिटी है कि लड़के खेलते हैं, लड़कियां नहीं खेलती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। कक्षा में संस्कृति व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? कौन सी? कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? तो आप बताइए। मानकीकृत व कठोर पाठ्य चर्चा का पालन करना, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना या विभिन्नताओं को अभाव के रूप
शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन क्या होता है, शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपका हो जाएगा एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मूल्यांकन। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, वे विद्यार्थी जिन दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान करना होता है। अलग अलग टाइप के अलग अलग संस्कृति के बच्चे होंगे उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12। कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना या अपमानजनक व्यवहार। तो आपका आंसर हो जाएगा बी को डी के रूप में लिखना और 21 को 12 के रूप में लिखना। वे विद्यार्थी जिन्हें स्वाधीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? पहला है अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती। अब देखिए, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सुलभ अवसंरचना या इमारतें, विद्यार्थियों का अलगाव, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, साथियों के बीच सहानुभूति और दया। तो इसका क्या हो जाएगा? सुलभ अवसंरचनाएं या इमारतें। ठीक, दया वया उनके ऊपर नहीं की जाती है, प्रेम से पढ़ाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने में सहायक होता है? कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, या विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। तो ये आपका जवाब हो जाएगा आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। नेक्स्ट, किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? तो ये सीखते हैं किसमें? व्यवहारवादी या अनुकरण करके सीखना, सामाजिक संरचनावादी या प्रतिपादक शिक्षण। तो ये सीखते हैं सामाजिक संरचनावादी में। सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है, तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है, तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं, या विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रतिक्रियाएं सम्मिलित हैं। किसमें? सार्थक अधिगम में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं? तो ये है चौथा नंबर। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किस की वकालत नहीं की गई है? संरचनात्मक समझ व बल, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। अब इसमें ऑप्शन ए या बी, ए बी सी, बी और डी, या बी सी डी। तो 23 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा बी सी डी, बी सी और डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? इसमें से पहला है किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार करने के लिए कार्य पत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, या कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य, दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा आपका? किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार करने के लिए कार्य पत्रक
निम्नलिखित में किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना चाहिए, रटकर याद करने पर बल देना चाहिए, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना चाहिए। कल भी बार बार ये सवाल इस तरीके के थे कि कोई भी चीज है उसके पूर्व ज्ञान पर, बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित जो चीजें होती हैं उनका संबंध जोड़ने से बच्चे अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो, भ्रांतियों के प्रति उत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, या विद्यार्थियों की पूर्व मान्यता और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना। तो इसमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भ्रांतियों के प्रति उत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? प्रतियोगिता, वेधन और अभ्यास, चर्चा और संवाद, या चौथा दंड। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? पहली चीज तो जो है वेधन और अभ्यास होना चाहिए, तो आपका दंड होएगा ही नहीं। ठीक है, आपका ये नहीं होगा, तो इससे आपको क्या करना है? वेधन और अभ्यास करना है। प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में क्या को सक्रिय करना चाहिए? क्षमता को स्थायी मानने की धारणा, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, प्रतिस्पर्धा की भावना, या हीनता की भावना। तो क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा को सक्रिय करना चाहिए टीचर को। निम्नलिखित में कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में सम्मिलित होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। तो आपका हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में सम्मिलित होना। इससे क्या होगा? सीखेगा। और यहाँ डैश के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। अब आपको यहाँ भी एक ब्लैंक है और यहाँ भी एक ब्लैंक है, तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, सामाजिक सहयोग के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। तो ये आज के आपके सेशन के 30 प्रश्न थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हैं और ये सीटेट में पूछे गए हैं। और बार बार चीजों को हम इसलिए आपको बता रहे हैं, बार बार इसलिए जोर दे रहे हैं कि प्रीवियस ईयर आपको बहुत मदद करने वाला है। आप जितने भी सेट हम लगवा रहे हैं उन सारे सेटों को बस देखते जाइए और उसका ये देखिए कि जो थ्योरी है या जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे क्वेश्चंस में किया गया है, कैसे उसको आपको घुमा फिरा करके चीजें वही पूछी गई हैं जो आपने पढ़ रखी हैं। सीटेट से लोग इतना घबराते हैं, इतना डरते हैं बच्चे कि पास होना भी मुश्किल हो जाता है, उनका तैयारी में उनकी कमी हो जाती है घबराहट की वजह से। तो आप बिल्कुल भी ना डरें, इतने सारे क्वेश्चंस आपने देखे हैं, सब में कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो सिर्फ थ्योरी पे डिपेंड नहीं है, जो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज पर हैं कि आप एज अ टीचर उस सिचुएशन में बच्चे को क्या करवाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी इससे परेशान मत होइए, प्रैक्टिस सेट भी अभी कराए जाएंगे और आपके ये सारी चीजें कराई जा रही हैं, इसलिए बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो हमारी टीम को अप्रिशिएट कीजिए, अपना सहयोग दीजिए।